हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करवाएंगे। जो जीपीएससी क्लास 3 आरटीओ में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पोर्शन है वो हम कवर करवाएंगे। और ये जो एमसीक्यू है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो मैंने वही जो एमसीक्यू है वो कलेक्ट करके हमने पूरा वीडियो बनाया है, तो आप एंड तक पूरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, द विच एंगल कैन नॉट बी मेड विथ आइदर 45 और 30-60 ट्राइंगल और द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। मतलब इसमें क्या कह रहा है, जो हमारा जो स्क्वायर सेट स्क्वायर होता है वो 45-45 वाला भी होता है और 30-60 वाला भी होता है। तो इनमें से कौन सा एंगल नहीं बनाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेट स्क्वायर। मतलब टू सेट स्क्वायर का यूज़ कर से कौन सा एंगल नहीं बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है कि सेट स्क्वायर होते हैं उसके कॉम्बिनेशन से 15 के मल्टीप्लाई में, जो 15 होता है उसके मल्टीप्लाई में जो भी एंगल होता है वो सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 90, वो भी 15 के मल्टीप्लाई वाला है। 7 ऑप्शन नंबर बी 70, ये 15 के मल्टीप्लाई वाला नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वो भी 15 के मल्टीप्लाई का है। ऑप्शन नंबर डी वो भी 15 का होता है। तो यहाँ पे जो सेट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन से 15 के मल्टीप्लाई में जो भी एंगल बनते हैं वो हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच लाइन टाइप इज थिक एंड ब्लैक। मतलब इनमें से कौन सी जो लाइन है वो ठीक और ब्लैक होती है। हमें पता है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें जो मेन पोर्शन होता है ऑब्जेक्ट का, मेन पोर्शन जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा डार्क होता है, वो विजिबल होता है। तो उस वो लाइन को हम क्या बोलेंगे, विजिबल लाइन। तो उसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विजिबल लाइन। ऑप्शन नंबर बी सेंटर लाइन तो नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट होते हैं। और कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑप्शन नंबर सी कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, जो ड्राइंग बनाने में जो हेल्पफुल होती है वो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। तो मेन जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, डार्क लाइन होती है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, विजिबल लाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, टू ड्रॉ अ स्मूथ कर्व ऑफ एनी नेचर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। मतलब इनमें से कौन सा ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट है वो जो स्मूथ कर्व ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर तो कर्व ड्रॉ करने के लिए यूज़ नहीं होता। मिनी ड्राफ्टर किसके लिए यूज़ होता है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। फ्रेंच कर्व, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रेंच कर्व। जो हमें जो सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर में जो अंदर का एक पोर्शन होता है वो कैसा होता है, डिजाइन शेप में दिया होता है, वो कव कव जैसा दिखता है। तो वो कव कौन सा होता है, फ्रेंच कव होता है। टेम्पलेट भी नहीं होता और इरेसिल भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, विच लाइन टाइप इज थीन एंड लाइट। मतलब इनमें से कौन सी लाइन है वो पतली है या थीन है। फर्स्ट है विजिबल लाइन, नो। ओके, ऑप्शन नंबर बी सेंटर लाइन, वो भी नहीं होती। सेंटर लाइन कौन सी होती है, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट होती है। सी कंस्ट्रक्शन लाइन, हमने बोला था कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हेल्पफुल जो लाइन होती है वो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। वो कैसी होती है, थीन और लाइट होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ लाइन इज अ पार्ट ऑफ अ डायमेंशन लाइन। तो मतलब इनमें से कौन सी लाइन है वो डायमेंशन का पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को डायमेंशन देने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड करते हैं। तो वो जो डायमेंशन का पार्ट कौन सी होगी, एक्सटेंशन लाइन होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6,
Question number 6. If 10 meter land is represented as a 1 mm on a map, that then the representative fraction is, मतलब इनमें से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कौन सा होगा? जो एक्चुअल लेंथ दी है वो 10 मीटर ली है, और जो मैप में जो ड्राइंग दी है वो 1 mm है। मतलब मैप का 1 mm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 10 मीटर लेंथ। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? आर एफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग में लेंथ कितनी है डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो ड्राइंग में लेंथ क्या दी है डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने दिए हमें। आर एफ इक्वल टू 1 mm दिया है ड्राइंग में, तो 1 mm डिवाइड बाय 10 मीटर दिया है। तो यहाँ पे क्या है? यूनिट डिफरेंस है, तो हम mm में कन्वर्ट करेंगे। 1 mm डिवाइड बाय 10 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1000, मतलब क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 10,000। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एक भी राइट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबोव। और क्वेश्चन नंबर 7, तो फुल फॉर्म ऑफ द आर एफ। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्कल विल अपीयर ऑन आइसोमेट्रिक ड्राइंग। मतलब जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है उसमें हमारा सर्कल कैसा दिखता है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कैसा होता है? ये एंगल पे एक ड्राइंग बन जाता है 3D व्यू में, ऐसा। तो जो हमारा जो सर्कल होता है वो कैसा हो जाएगा? इलिप्स शेप का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इलिप्स। क्वेश्चन नंबर 9, what type of curve is created by the intersection of the plane parallel to the side of the cone? मतलब ये जो कर्व कैसे जनरेट होते हैं, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे जनरेट होता है, कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, और इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला बनाने के लिए कौन कौन सी मेथड यूज़ होती है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि साइड पैरेलल टू द साइड ऑफ द कॉन, मतलब कैसा है? कॉन को साइड से पैरेलल, मतलब साइड को हम क्या बोलते हैं? जनरेटर, और जनरेटर से पैरेलल कट करेंगे तो वो कौन सा का हो जाएगा? पैराबोला। और हाइपरबोला कैसे होगा? सेंटर लाइन से पैरेलल कट करोगे, सेंटर लाइन से पैरेलल कट करोगे तो हाइपरबोला। और इलिप्स कैसा होगा? वो क्या है कि बेस के साथ क्या बनानी चाहिए? एंगल बनानी चाहिए, और दोनों जनरेटर में से लाइन पास होनी चाहिए, तब हमें इलिप्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ द पॉइंट ऑन अ सर्कल एज अ सर्कल इज रो अलोंग द स्ट्रेट लाइन। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक क्या है? सर्कल है। तो सर्कल पे एक पॉइंट है, सपोज के ये पॉइंट है सर्कल पे। तो ये जो सर्कल है पूरा, जो स्ट्रेट लाइन पे, ये जो स्ट्रेट लाइन है उस पे कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, तब ये हमारा जो ये पॉइंट है उसकी जो मोशन होगी, तब वो एक कर्व जनरेट करता है। कर्व शेप में क्या करता है? मोशन जनरेट करता है। तो वो कर्व कौन सा बनता है? वो कौन सा कर्व बनता है? साइक्लॉइड। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक सर्कल है, उसका एक जो पॉइंट है,
तो सर्कल का वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो कर्व जनरेट होता है वो कौन सा होता है? साइक्लोइड। क्वेश्चन नंबर 11, when the curve is created by the intersection of the plane with cone which make a angle with the axis greater than the angle between the side of the cone and the axis। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये कौन है, उसमें से क्या एक इंटरसेक्शन लाइन पसार हो रही है, वो बेस के साथ एक एंगल बना रही है और दोनों जनरेटर में से पास हो रही है। तो ये यहाँ पे जो कर्व जनरेट होता है वो कौन सा होता है? इलिप्स। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, द कर्व जनरेटेड बाय द पॉइंट ऑन अ सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल विच रोल विदाउट द स्लाइडिंग along the outside of another circle। मतलब इसमें से क्या वो कह रहा है, एक सर्कल है, उसके आउटसाइड एक दूसरा सर्कल है और इसका कोई पॉइंट है, सपोज के ये कोई पॉइंट है छोटे वाले सर्कल पे। तो ये जो सर्कल है ब्लू वाला वो क्या करता है, इस पे रोटेट करता है विदाउट स्लाइडिंग। यहाँ पे वो घूमते 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 ऐसा जा रहा है। तो जो ये अपना पॉइंट है, ये जो रेड कलर का जो पॉइंट है वो एक कर्व जनरेट कर रहा है ऐसा। तो वो कर्व कौन सा होगा? वो होगा एपिसाइक्लोइड। मतलब ये जो ग्रीन लाइन है उसके जो आउटसाइड जो कर्व जनरेट होता है वो एपिसाइक्लोइड होता है, और ये कर्व के इनसाइड बोलेगा, ये कर्व के इनसाइड बोलेगा तो ये यहाँ पे अपना कर्व जनरेट होता है। यहाँ पे मैं ऑरेंज से ले लेता हूँ। यहाँ पे एक कर्व जनरेट होता है, वो कौन सा होगा? हाइपोसाइक्लोइड। मतलब जब हमें क्या आउटसाइड बोलेगा तो कौन सा कर्व बनेगा? एपिसाइक्लोइड। और इनसाइड बोलेगा तब हमारा कौन सा कर्व बनेगा? हाइपोसाइक्लोइड। क्वेश्चन नंबर 30, द एसेंट्रिसिटी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कर्व इज ग्रेटर देन 1। मतलब इनमें से कौन से कर्व है जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है? तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देखते हैं। इलिप्स, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है? ई लेस देन 1। पैराबोला की कितनी होती है? पैराबोला की होती है ई इक्वल टू 1, एसेंट्रिसिटी 1 होती है। और हाइपरबोला की कितनी होती है? ई ग्रेटर देन 1। तो कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी। 14, a curve traced out by the point which move uniformly both about the center at the same time away or toward the circle is known as। मतलब हमने ये जो देखा है, जो वॉच में जो स्प्रिंग यूज़ होती है, जो टॉयस होते हैं उसमें जो ऐसे शेप की हमने देखी है, ऐसा जो स्प्रिंग होती है और जो हमने टॉयस में भी देखा है, जो क्या करता है वो सेंटर के टोवर्ड भी जा सकता है और सेंटर के आउटसाइड भी आ सकता है। तो ये जो कर्व जनरेट होता है वो कर्व क्या होता है? इन्वॉल्यूट, इन्वॉल्यूट भी नहीं होता है, आर्किमिडीज स्पाइरल होता है। साइक्लोइड तो ये हमने पहले ही बता दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्वॉल्यूट क्या होता है। अब इन्वॉल्यूट क्या होता है, कोई भी एक शेप है, सपोज के कोई पेंटागोन है, ये पेंटागोन है, इस पे क्या हम करते हैं, एक स्ट्रिंग लगा देते हैं। अब जब हम स्ट्रिंग इसकी क्या करेंगे, खोलेंगे, ओपन करेंगे, स्ट्रिंग उसकी ओपन करेंगे, तब हमें एक कर्व जनरेट होता है। ऐसा एक कर्व जनरेट होता है, तो वो मार्कर चेंज कर लेगा, एक ऐसा कर्व जनरेट होता है। तो वो जो कर्व जनरेट होता है वो कौन सा होता है? इन्वॉल्यूट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के आसपास हम स्ट्रिंग लगा देंगे, उसके बाद हम स्ट्रिंग उसको ओपन करेंगे, जब कौन सा कर्व जनरेट होगा वो होगा इन्वॉल्यूट। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो एमसीक्यू जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाएंगे। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।